हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 साइकोलॉजी के प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि इसके अलावा हम लगभग सभी जो पेपर हुए हैं आरपीएससी के पिछले 3-4 सालों में, मतलब 2015 के बाद जो वैकेंसी आई थी सेकंड ग्रेड 2016 उसके पेपर हम कर चुके हैं। 2018 में जो जनरल डिपार्टमेंट में आई थी, एक आई थी साइंस के डिपार्टमेंट में, उसके पर्सन भी हम साइकोलॉजी के कर चुके हैं। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक नई भर्ती हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसके भी हर सब्जेक्ट के मैंने साइकोलॉजी के पर्सन करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और आप बिल्कुल भी ना करवाएं दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लगभग 20 से 25% पूछे थे साइकोलॉजी के, और लगभग 70 से 80% ने गलत आंसर दिया है उसमें, तो वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। और सभी पर्सन है वो दोस्तों लगभग जो फर्स्ट ग्रेड के विभिन्न सब्जेक्ट में आए हुए पर्सन ही मैंने पूछे थे। और आप देख सकते हैं कि आपको मतलब आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन रिवीजन नहीं किया, इसलिए आपके गलत हो रहे हैं। तो आपको रिवीजन भी करना है और वो वीडियो आपको देखने भी जरूर है, क्योंकि जो लास्ट 3-4 सालों में जो एग्ज़ाम होती है उसके प्रश्न वो सबसे ज़्यादा वो एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एच टेट है, यूपी टेट है, इसके पर्सन भी आपको करने चाहिए, क्योंकि टेट में शानदार लेवल के साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आपको लगभग 7-8 सालों के पेपर हैं वो इस चैनल पर मिल जाएंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों के प्रश्न, मैं कहता हूँ कि आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न तो शायद किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। आज तक जितनी भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई हैं हर सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन है वो करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक ही प्लेलिस्ट में लगभग हर सब्जेक्ट के आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप खुद देखेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि रीट 2018 में आपके सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। और आज का पेपर दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का है, ये कहने को तो 2015 की भर्ती है लेकिन इसकी एग्जाम 2018 में हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। रीट 2018 में 2 या 3 प्रश्न है वो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है, वो पूछे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसके अलावा आपके इच्छा अनुसार आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो इस चैनल पर करवाए गए हैं, और 10-15 मिनट का एक वीडियो है, उसमें आप बेहतरीन जानकारी वो ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज का हमारा जो पेपर है वो। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, सूझ या अंतः दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? संज्ञानात्मक विचारधारा या संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद। तो सूझ या अंतः दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों संप्रदाय बोल रहे हैं यहाँ पर, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत वो किस में आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गेस्टाल्ट संप्रदाय। आप सबको पता है कि गेस्टाल्ट को सबसे पहले देने का श्रेय है वो वर्दीमर को जाता है, लेकिन जो प्रयोग किया था वो कोहलर ने किया था, और प्रयोग को एक बुक के रूप में या सिद्धांत के रूप में दिया था वो कोफ का नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, बालक का व्यवस्थित अध्ययन, नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग, और बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या नहीं है दोस्तों? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है वो सिलेबस में है, लेकिन रीट के सिलेबस में दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इस पर क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मेटिव विज्ञान। नॉर्मेटिव विज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है और अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है? तो दोस्तों पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, दोनों ही वांछनीय व्यवहार को बढ़ाते हैं। तो नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। नकारात्मक पुनर्बलन हो या फिर सकारात्मक पुनर्बलन, दोनों ही पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न 84, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन, संस्कृति एवं भाषा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की का मतलब ही संस्कृति और भाषा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की वो सबसे ज़्यादा सीखने के लिए संस्कृति, मतलब जो सामाजिक वातावरण होता है, संस्कृति और भाषा को इंपॉर्टेंस देते हैं वाइगोत्स्की, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। 84 में 4। फिर आता है अगला प्रश्न 85, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है, मतलब दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना, मतलब लगभग 5-7 महीने का जो बच्चा होता है उसमें
वस्तु अगर उसके सामने है तभी वो मतलब ये सोचता है कि वस्तु है, अगर आप उसको छुपा देते हैं तो वो वस्तु उसको खोजने की कोशिश है वो नहीं करेगा, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों संवेदीकामक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो दोस्तों ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत है मात्र 4-5 लाइन का है, लेकिन जो आप देखेंगे तो 2018, 19, 20 3-4 सालों में जो भी टेट की एग्जाम हुई है, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर एच टेट हो, इन सब में इस सिद्धांत से 1% डेफिनेटली आता है। और आरपीएससी में भी आपने देखा है कि सेकेंड ग्रेड 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछा गया है। मतलब रिट में भी संभावना बन रही है कि हो सकता है कि ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर सिद्धांत से 1% वो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होते हैं। तो नियम और रीति रिवाज है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 86 में ऑप्शन नंबर 2 मैक्रो तंत्र। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैक्रो तंत्र के ये उदाहरण होते हैं नियम और रीति रिवाज। फिर आता है अगला प्रश्न 87, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, गुप्त अवस्था और आइकोनिक प्रतिमा अवस्था। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आइकोनिक अवस्था वो फ्रायड की नहीं है, बल्कि आइकोनिक अवस्था तो दी हुई है ब्रूनर की। ब्रूनर ने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं उसमें एक आइकोनिक भी बताई है, एक इनेक्टिव बताई है, एक सिंबॉलिक बताई है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। 87 में ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है केवल अक्षमता युक्त सीखने वालों का, केवल अक्षमता रहित सीखने वालों का, अक्षमता युक्त एवं अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों का, और केवल प्रतिभाशाली सीखने वालों का। तो दोस्तों समावेशी का मतलब ये है कि सब मिलजुल कर सीखें। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अक्षमता युक्त और अक्षमता रहित दोनों तरह के जो बालक सीखने वाले हैं वो एक ही कक्षा में सीखें। तो 88 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है। परिवर्तन का विरोध, अपर्याप्त बजट, अधिगम सामग्री की कमी और लचीला अधिगम वातावरण। तो समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है। तो दोस्तों लचीला अधिगम वातावरण वो कोई चुनौती नहीं होती है, ये तो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। 89 में 4 नंबर। फिर आता है अगला प्रश्न, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टिबाधिता है उसका आगे का आकलन होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण, प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण, शैक्षिक आकलन और सामाजिक आकलन। तो दोस्तों यहाँ से रिट 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन वो आ जाए, तो आपके लिए काम के प्रश्न है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 90 में ऑप्शन नंबर 2 प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निःशक्तजन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में श्रवण शक्ति की सीमा है। दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति, दोनों कानों में 80 डेसिबल श्रवण क्षति, दोनों कानों में 90 डेसिबल श्रवण क्षति और दोनों कानों में 60 डेसिबल श्रवण क्षति। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निःशक्तजन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता में श्रवण क्षति की सीमा है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों 90 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों कानों में 80 डेसिबल की श्रवण क्षति। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, 91 में होगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको 90 का आंसर बता दिया, 91 है, 91 में होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों कानों में 70 डेसिबल की श्रवण क्षति। मतलब जो निःशक्तजन अधिकार कानून 2016 है उसमें लगभग 21 प्रकार की दोस्तों बताई गई है सभी निःशक्तताएं। उसमें बधिरता की यहाँ पर क्वेश्चन वो पूछा गया कि बधिरता में श्रवण क्षति की सीमा क्या है। तो ये हो जाएगा दोनों कानों में 70 डेसिबल की श्रवण क्षति। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो आंसर बता रहा हूँ दोस्तों वो आरपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की डाली गई थी वो आंसर मैं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है गलतियाँ, लेकिन बहुत ही मतलब एकदम से 0.001% गुंजाइश होती है। फिर आता है अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। कागज पर ब्रेल सामग्री, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, सर्वे कैसेट और छोटे अक्षरों में छपे किताबें। तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आया था रिट 2018 में, आपने देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा छोटे अक्षरों में छपी किताबें हैं दोस्तों वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि छोटे अक्षरों में अगर किताबें छपी होंगी तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी वो देख नहीं सकेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है 93, रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन, पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों का जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकते हैं। चलित श्रवण दोष, संवेदीय श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष और व्यक्तिगत श्रवण दोष। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 93 में ऑप्शन नंबर 2 संवेदीय श्रवण दोष। तो ये सब हैं वो संवेदीय श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, संवलिनता और ADHD। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण आपको पूछा गया और दोस्तों बाकायदा रीट के सिलेबस में है ये चीज़, और एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का, शायद अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा 94 में ऑप्शन नंबर 2 डिस्लेक्सिया। दोस्तों ये जो डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, ये सब आते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, स्वर्ण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विकास मापनी, बालक की केस स्टडी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो स्वर्ण बाधित बालकों की पहचान वो निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? तो दोस्तों नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ABC, BC, AB, ABCD। तो यहाँ पर हो जाएगा 95 में ऑप्शन नंबर 1 A, B और C, मतलब ऊपर वाले तीनों हैं वो सही हैं। ये सब पहचान के यंत्र हैं। स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, विकास मापनी ले सकते हैं, या बालक की केस स्टडी कर सकते हैं। तो ABC ये तीनों चीज़ें वो स्वर्ण बाधित बालकों की पहचान के लिए तकनीक हैं। फिर आता है अगला प्रश्न 96, अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो किसने किया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड होता है हर एग्जाम में, शायद पूछा जाए तो हो सकता है कि रीट में भी आपको देखने को मिले। तो अधिगम निर्योग्यता शब्द वो सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने इसका नाम है वो प्रयोग है वो किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड आघात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो दोस्तों वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है। तो 97 में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्पाइना बाइफिडा। ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों ये शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है अगला प्रश्न, उच्च मांसपेशीय टोन, मांसपेशियों में कड़ापन एवं तनाव आदि विशेषताएं हैं अटोक्सिया की, स्पाइटिसिटी की, एथेटोसिस की, अधिगम अक्षमता की। तो उच्च मांसपेशीय टोन और मांसपेशियों में कड़ापन एवं तनाव आदि किसकी विशेषताएं होती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्पाइसिटी की। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्पाइसिटी, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत चतुर हैं, आप उच्च मानसिक योग्यता वाले हैं, आपने परिपक्वता प्राप्त कर ली है और आपने आदत बना ली है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर हो जाएगा आपने आदत बना ली है। और आप सबको पता भी होगा कि आदत है वो दोस्तों आपको पता भी नहीं लगता और आप वो काम वो कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिवर्ती में सम्मिलित हैं केवल संज्ञानात्मक तत्व है, केवल संवेगात्मक तत्व है, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक तत्व है, तीनों संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक तत्व है। तो अभिवर्ती या मनोवर्ती, दूसरों के बारे में हम कैसा सोचते हैं दोस्तों, वो चीज़ है वो अभिवर्ती में आती है। तो अभिवर्ती में संज्ञान भी होता है, व्यवहार भी होता है और संवेग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। और दोस्तों रीट के सिलेबस में है, अभिवर्ती भी है, आदत भी है। तो ये मतलब एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें जो एकदम से जटिल ही आ गए हैं उनको दोस्तों ये रीट में नहीं आ सकते। जैसे ये आया है एक प्रश्न 98 है, इससे पहले भी एक दो आए हैं जैसे 97 है, ये एक दो सिलेबस में नहीं है, बाकी एकदम से शानदार क्वेश्चन है जो रीट में आ सकते हैं और आए भी हैं। रीट 2018 में 2 से 3 प्रश्न आए थे, इस बार भी पूरी संभावना है दोस्तों कि 1 प्रश्न तो डेफिनेटली इससे पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया और बाकी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके काम का उसको आप ज़रूर देखें। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।